तो हम ये बात कर रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं सप्लाई के एंगल से, और सप्लाई सेलर साइड होती है, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू को हम पूरी तरह से सुनेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सप्लाई क्या चीज़ है। हम कहते हैं कि बेसिकली सप्लाई जो है, दिस इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, quantity of commodity seller which seller is willing and able to supply able to supply able to supply, यानी कि जो वो विलिंग भी है और वो इस काबिल भी है, यानी सप्लाई भी कर सकता है एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स, डिफरेंट प्राइस लेवल्स पर जो वो सप्लाई कर सकता है। तो हम ये बात कर रहे हैं भाई कि मसला ये है कि वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कि एक सेलर इस काबिल भी है, चाहता भी है कि ऑफर करे आपको किसी सेट ऑफ प्राइसेस पे या डिफरेंट प्राइस लेवल पे। अब सवाल इसमें यह है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब आप किसी भी सेलर से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, तो क्या वो एट अ टाइम जितना भी माल उसके पास होता है वो सारा बेचना चाहता है? क्यों जी? लेट वॉच इन योर कमेंट्स कि क्या वो सारे का सारा बेचना चाहता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता कि वो सारे का सारा माल एट यकायक बेच दे। नहीं, आम तौर पे सेलर का कॉन्सेप्ट ये होता है या वो सोचता इस तरह से है कि जितना भी उसके पास स्टॉक पड़ा है, उसका जितना भी माल पड़ा है वो स्टॉक है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा वो बेचना चाहता है, वो सप्लाई। तो इसका मतलब यह है विलिंग एंड एबल टू सप्लाई जो है वो स्टॉक का वो हिस्सा जो वो बेचना चाहता है, बकिया मांदा हिस्सा वो नहीं बेचना चाहता। हाँ, वो ये कहेगा कि ठीक है, अगर मैं वीट सप्लायर हूँ तो अगले 6 माह मेरे पास माल पड़ा हुआ है, मैं आहिस्ता आहिस्ता बेचूंगा। इसी तरह वो ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ जो है वो मेरे पास बहुत सारे प्लॉट पड़े हैं, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ या मैं लैंड माफिया हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा यार आहिस्ता आहिस्ता बेचेंगे, घर का खर्चा भी चलाना है और 2 4 5 माह काम भी करना है, तो जितना जितना हमारी ज़रूरत है उतना हम बेचते जाएंगे, बाकी हम रख लेंगे। तो ये वो मिकदार होती है जो वो बेचनी चाहता है डिफरेंट सेट ऑफ प्राइसेस पे। हाँ, ये है कि डिफरेंट सेट ऑफ प्राइसेस पे है कि अगर आप प्राइस चेंज करोगे तो वो भी अपनी सप्लाई चेंज करेगा, यानी उसको भी चेंज का अख्तियार है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर आस्किंग अबाउट। अब सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि सप्लाई वो मिकदार है जो वो बेचनी चाहता है, स्टॉक का वो हिस्सा जो किसी सेट ऑफ प्राइसेस पे वो या लेवल ऑफ प्राइसेस वो बेचना चाहता है। अब देखिए, एक सवाल बड़ा सिंपल सा है, जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो क्या उसकी सप्लाई हमेशा बढ़ी रहती है, या हम कभी ये देखते हैं क्यों जी कि हर वक्त शेल्फों पे माल भरा रहता है? जैसे शुगर का इशू आजकल है, तो क्या शुगर जाते हैं तो शेल्फों पे पड़ी हुई है? क्यों जी? शुगर इज अवेलेबल ऑन द सेलर शेल्फ, व्हाट यू से? नो, नहीं है। तो इसका मतलब ये कभी सप्लाई बढ़ जाती है, कभी सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई भी फिक्स नहीं है, भी एक वेरिएबल है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इसके पीछे भी तो कोई फैक्टर्स होंगे, इसके पीछे भी कोई फैक्टर्स होंगे, इसके पीछे भी कोई कॉजेज होंगे, इसके पीछे भी कोई रीजंस होंगी। तो सवाल ये है कि वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी रीजंस हैं जो सप्लाई को कम या ज़्यादा करती हैं। अब ये जो कम या ज़्यादा करती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ज़रा प्रीवियस स्टडीज़ को जहन में रखते हुए अगर आपसे मैं पूछूं कि वो फैक्टर्स, वो कॉजेस जो सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे? शाबाश, व्हाट वी से देम, द वन टर्म वी यूज जनरली, डिटर्मिनेंट्स, राइट, आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो इस स्लाइड को हम छोड़ देते हैं, अब काफ़ी हो गया। हमने ये पढ़ा है कि वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कि एक सेलर बेचना चाहता है, एबल है डिफरेंट सेट ऑफ प्राइसेस पे।
हमने कहा सप्लाई कम भी हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा भी हो जाती है, तो इसके पीछे कुछ फैक्टर कार फर्मा है, और वो जो फैक्टर है उनको हम कहते हैं दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो बहरहाल हम इनको कहते हैं दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इस सेंस में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट हैं, तो सबसे पहले आ जाती है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को हम आमूमी तौर पे कहते हैं कि दिस इज द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, प्राइम डिटर्मिनेंट या की डिटर्मिनेंट, इनिशियल डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। क्या मतलब है, कैसे इफेक्ट करता है? देखिए अभी बात हो रही थी कि हम ये मानते हैं कि सेलर हर वक्त सारी की सारा स्टॉक बेचना नहीं चाहता, वो इसमें से कुछ हिस्सा बेचना चाहता है जिसको वो सप्लाई कहता है, बाकी का हिस्सा उसने अपने गोदाम में रखा हुआ है, गडून में रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं ये स्टॉक है। ठीक है जी, ये इसका स्टॉक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी प्रोडक्ट की प्राइस हाई होती है तो प्राइस के हाई होने से सेलर का प्रॉफिट क्या होगा? प्राइस के बढ़ने से सेलर का प्रॉफिट क्या होगा? शाबाश, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि प्राइस बढ़ी है, उसको ज़्यादा मुनाफा नज़र आ रहा है, वो मौके का फ़ायदा उठाएगा। मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ से कुछ माल उठाएगा, स्टॉक में से उठा के किस में डाल देगा? सप्लाई में। तो सप्लाई में माल ऐड कर देगा। क्यों ऐड कर देगा? क्योंकि उसे पता है ये मौका अच्छा है, कीमत बढ़ गई, बेच लो जितना बिकता है, कमा लो जितना मुनाफा कमा सकते हो, लिहाजा सप्लाई बढ़ जाएगी। अब जैसे ही प्राइस में कमी आएगी, आप कम प्राइस मार्केट में हो जाएगी, वो क्या करेगा, उसका प्रॉफिट क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताइए ना कि प्राइस कम हो गया, अब उसका प्रॉफिट क्या होगा? क्यों जी? शाबाश, क्या होगा? शाबाश, उसका मुनाफा जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मुनाफा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सप्लाई में से माल उठाएगा, उठा के किधर रख देगा? जाके स्टॉक में। सप्लाई में से माल उठाएगा, किधर जाके रख देगा? स्टॉक में। तो सप्लाई क्या हो जाएगी? शाबाश, सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ प्राइस के बढ़ने से मुनाफा बढ़ता है, वो स्टॉक से माल उठाता है, सप्लाई में रख देता है, और जब प्राइस कम होती है तो क्या होता है, उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। वो प्रॉफिट जब कम होता है तो वो क्या करता है कि सप्लाई से माल उठाता है, स्टॉक में रख देता है। वो कहता है अच्छा भाई कीमत कम होगी, अच्छा कीमत कम होगी ना, तो आज हम माल नहीं बेचेंगे, आज हम माल कम बेचेंगे, जब कीमत बढ़ेगी तब बेच लेंगे। जब तक कीमत नहीं बढ़ती तब तक हम ज़रा सप्लाई रोक के रखेंगे। जैसे आजकल शुगर का है कि हुकूमत ने प्राइस ज़रा कम की थी, तो सप्लायर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई इस पर तो हमारा मुनाफा ठीक नहीं है, तो लिहाजा हम सप्लाई कम कर देते हैं। ठीक होगी बात? अच्छा देखिए बच्चे, बात ये है, हिना और रेहान दोनों बच्चों से मैं मुखातिब हूँ इस वक्त, कि बात ये हुई थी कि अभी जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया तो मैंने आपसे कहा था कि भाई मसला ये है कि हमने डिमांड के कॉन्सेप्ट में किसका व्यू सुना था? कंज्यूमर का। ठीक है, अच्छा उस वक्त तो आपने सप्लाई की कोई बात नहीं की, तो आज हमारी अदालत में सेलर आया हुआ है, तो आज हमने सेलर की साइकोलॉजी समझनी है। ठीक है, तो हमने कहा था वक्ती तौर पे हमने डिमांड को भूल जाना है। हाँ, थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूंगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हमने इन दोनों को अलग-अलग पढ़ना है कि जी कंज्यूमर यूँ सोचता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, सेलर कैसे सोचता है? सेलर ऐसे सोचता है कि प्राइस बढ़ेगी मेरा मुनाफा बढ़ेगा, मैं सप्लाई ज़्यादा दूंगा, प्राइस कम करोगे मेरा मुनाफा कम होगा, मैं सप्लाई कम दूंगा। तो ये दोनों का व्यू पॉइंट है, ये हमने अलग-अलग समझना है। ठीक हो गया रेहान एंड हिना, कि हमने अलग-अलग समझना है। अच्छा फिर इन दोनों को इकट्ठे कब करना है? इन दोनों को इकट्ठे करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम में, यानी कल का लेक्चर छोड़ के परसों, तो परसों हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, फिर आपकी सारी बातों को एकदम मार्केट मैकेनिज्म समझा देंगे, फिर आप सवाल मेरे साथ नहीं करेंगे, कागज़ पेंसिल पकड़ेंगे, खुद हल निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गई बच्चों बात। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करें? फ़िलहाल हम ये कह रहे हैं
कि प्राइस बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा प्रॉफिट कम होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। ये हो गई जी बात सीधी सी। क्यों? मुनाफा ज़्यादा आया तो स्टॉक से पकड़ा माल सप्लाई में डाल दिया, मुनाफा कम हुआ स्टॉक सप्लाई से निकाला माल स्टॉक में रख दिया, जाके बाद में बेच लेंगे, कोई जल्दी नहीं, कोई पसूड़ी नहीं, हमें बेचते रहेंगे। अच्छा बच्चों, अब सप्लाई के डिटर्मिनेंट जाहिर है डिमांड के तो 10 करा दिए थे, सप्लाई के ज़रा 5-7 ही काफ़ी हैं, क्योंकि 4-5-6 पूछे जाते हैं और ज़्यादा फोकस एग्जामिनर का डिमांड की तरफ ही रहता है, लेकिन फिर भी सप्लाई को ज़्यादा फोकस कराना इसलिए पड़ता है कि अगर सप्लाई नहीं पढ़ाऊंगा तो मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ाऊंगा, और अगर मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाता, सप्लाई नहीं पढ़ाता तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर नंबर 6 में कौन कराएगा जाके, तो लिहाजा फिर भी हमें करना तो चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझना तो चाहिए। चलिए, डिटर्मिनेंट नंबर 2, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिस्ट कहते हैं अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, अगर किसी चीज़ को बनाना है, तो उसके लिए 4 अनासर की ज़रूरत है, 4 फैक्टर्स की ज़रूरत है। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए लैंड। अगर लैंड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती, फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, फसलें कहाँ उगाएंगे, लिहाजा लैंड नहीं तो प्रोडक्शन। अब दूसरा है मजदूर, लेबर। लेबर भी नहीं होगी प्रोडक्शन नहीं होगी। क्यों? मजदूर नहीं तो ट्रैक्टर कौन चलाएगा, मशीन कौन चलाएगा। कैपिटल, मशीन नहीं होगी तब भी प्रोडक्शन नहीं होगी। भाई ट्रैक्टर नहीं तो हल कैसे चलाएं? चला सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे सर बर्छे से काम चला लेंगे, वो बर्छा भी तो कैपिटल है, वो भी तो टूल ही है ना। तो लिहाजा जब तक कैपिटल नहीं है, ठीक है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, टूल्स नहीं है, तब भी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो लैंड भी होना चाहिए, ज़मीन भी होनी चाहिए, मजदूर भी होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ज़रूरी है, वो क्या? वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर वो बुनियादी तौर पे काम करने वाला वो इंसान है जो प्रोडक्ट का आइडिया लेके आता है, प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम देता है, प्रोडक्ट को एक बाकायदा जो है वो नाम प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट को बाकायदा तौर पे जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि बिज़नेस बनाता है। तो बिज़नेस बनाने का जो काम है वो किसका है? बिज़नेस बनाने का जो काम है वो है आपके जो है वो प्रोड्यूसर साहब का। तो वो प्रोड्यूसर जो है वो एंटरप्रेन्योर है। तो इनके भी ना होने से कारोबार नहीं चलेगा। तो कारोबार चलाना है तो इनका होना भी ज़रूरी है। तो अब हमने कहा कि दोनों बातें ज़रूरी हैं, एक तरफ लैंड भी होना चाहिए, लेबर भी होनी चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी होना चाहिए, और इसे अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। ये नहीं कि मज़दूर है लेकिन सुस्त है, ये नहीं कि जनाब जो वर्कर है वो जो है वो लेज़ी है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। काम चलाना है तो ये दोनों ठीक ठाक तरीके से होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये है यार, मेरे सामने जो स्क्रीन है उसमें मैं मूव भी कर रहा हूँ, चल भी रहा हूँ, बल्कि मैं हाथ भी ला रहा हूँ, हिल रहा है यार। इंटरनेट मुझे लगता है कि आपका सुस्त हो गया, मेरा इंटरनेट ठीक जा रहा है, मेरा इंटरनेट तो चीता है इस वक्त। अच्छा बच्चों, तो बात यह है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो फिर तो प्रोडक्शन होगी। यानी फैक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन होगी। सप्लाई क्या हो जाएगी फिर? शाबाश, सप्लाई क्या हो जाएगी? शाबाश, ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर इनमें से कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, अगर इनसे कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास लैंड नहीं है, लेबर नहीं है, कैपिटल नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, यानी एंटरप्रेन्योर वो बंदा जो कारोबार को नाम देता है, बाकी सारे फैक्टर को काम पे लगाता है, वो आजिर है, बिजनेसमैन है, जिसने कारोबार चलाना है। ठीक है ना, जैसे होता है ना, आपके अब्बू जॉब करते हैं लेकिन किसी के अब्बू कहते हैं बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन क्या होता है? वो एंटरप्रेन्योर होता है, वो बिजनेस का मालिक होता है, कारोबार चलाता है। ठीक है, तो वो भी होगा तो फिर प्रोडक्शन होगी। और अगर इनमें से कोई फैक्टर नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती, सप्लाई भी नहीं हो सकती। क्लियर बच्चों?
अगर यहाँ तक समझ आई है तो जी लिख के एंटर करते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गई बात। अच्छा जी, बिजनेसमैन की भी समझ आ गई तैयब ज़ीशान कि वो बंदा जो कारोबार चलाता है, बाकी सारे मजदूर को काम पे रखता है, मशीनें खरीद के लाता है, ज़मीन खरीद के फैक्ट्री बनाता है, वो एंटरप्रेन्योर है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये बच्चों हो गए हमारे कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर अवेलेबल। अच्छा, चारों होने चाहिए, इनमें से कोई एक भी कम है तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती। जैसे पाकिस्तान में मजदूर बहुत है, आबादी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में लैंड भी काफ़ी है। ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर नहीं, दो प्रॉब्लम है, यानी सरमाया नहीं तो पाकिस्तान प्रोडक्शन थोड़ी होती है। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे दो फैक्टर। अब बात आ गई कौन सी जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, एक तो सवाल ये है कि ये जो प्रोड्यूसर होते हैं कारोबार क्यों करते हैं। तो आप अगर गौर करेंगे, आप कहेंगे सर कारोबार सिर्फ एक काम के लिए करते हैं, आमतौर पे इनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। आमतौर पे इनका मकसद क्या होता है जी, प्रॉफिट कमाना। लेकिन मसला ये है जी कि जब भी कभी रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के ज़्यादा होने से मुनाफा क्या होता है जी। जब भी रॉ मटेरियल महंगा होता है तो इससे प्रॉफिट को क्या फ़र्क पड़ता है, शाबाश, ज़्यादा होता है कि कम होता है। क्यों बच्चों, कम हो जाता है। हिना बिल्कुल सही कह रही है, डिक्रीज़ हो जाता है। कि देखिए ना, अगर मैं फर्नीचर बनाता हूँ तो मुझे वुड चाहिए, और अगर वुड महंगी हो गई है तो ज़ाहिर है मेरा प्रॉफिट कम हो गया। चूँकि मैं कंज्यूमर पे कितना को बोझ डालूंगा, फ़ौरन तो कीमत नहीं बढ़ा सकता ना, पहले ही मैंने एक्सपोज किया हुआ उसको, बेचारे को एक्सप्लॉइट किया हुआ। अब मसला ये है कि मैं कहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई, प्रॉफिट जो है हमारा वो कम हो गया। प्रॉफिट के कम होने से अल्टीमेटली हमारी क्या होगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी, चूँकि मुनाफा कम। हमारा मकसद तो मुनाफा कमाना है, और बिजनेसमैन के पास तो और बड़े आइडियाज़ होते हैं। वो कहता है अच्छा भाई, अगर इसमें मुनाफा नहीं है ना, कास्ट बढ़ा दी है, गवर्नमेंट भी हमारी कोई देख नहीं रही, कोई इंडस्ट्री चैम्बर भी नहीं देख रहे, तो अच्छा चलो कास्ट ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा नहीं मिल रहा तो कोई और कारोबार कर लेते हैं, ये नहीं करते। या चलो कुछ भी नहीं है तो नहीं कमाना, तो चलो घर बैठ के कोई गप्पे ही लगाएं घर वालों के साथ। अच्छा, इसी तरह अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बच्चों वो कम हो जाए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से प्रॉफिट क्या होंगे, शाबाश, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो फ़र्ज़ कीजिए मेरी एक फर्नीचर की फैक्ट्री है, मैं कुर्सियाँ बनाता हूँ, चेयर बनाता हूँ, वो कुर्सी जिससे हमारी कौम लड़ रही। अच्छा, मैं वो चेयर्स बनाता हूँ, तो फ़र्ज़ कीजिए कि वुड सस्ता हो गया, वुड सस्ता हो गया तो मुझे पता चला यार कुर्सी बिकेगी तो वही 5,000 की, लकड़ी सस्ती है भाई, मौका अच्छा है, जितनी प्रोडक्शन हो सकती है बढ़ा लो, जितनी प्रोडक्शन हो सकती है बढ़ा लो। क्यों, मुनाफा अच्छा मिल रहा है, यही मौका है, तो जितनी प्रोडक्शन हो सकती है वो बढ़ा लो। तो हम क्या कहते हैं, अच्छा यार मुनाफा है, कॉस्ट कम हुई है, प्रोडक्शन कर ज़्यादा और मुनाफा कर ले ज़्यादा, कमा ले। लेकिन अगर लकड़ी हो गई महंगी तो कुर्सी तो बिक रही उतनी 5,000 की, नहीं यार कुर्सी तो भैया उतने की बिक रही है, तो ऐसा करते हैं, मुनाफा तो इतना ख़ास है कोई नहीं, तो ऐसा करते हैं हम कि हम जो है वो थोड़े पैसे बचाते हैं और जनाब इस वक्त हम प्रोडक्शन रोक देते हैं, तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये बच्चों हो गया फैक्टर नंबर 3। चलते हैं डिटर्मिनेंट नंबर 4 की तरफ। बड़ा सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, एक ही तरफ फ्लो करता है। वो क्या है कि जब भी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, जब भी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब भी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सप्लाई क्या होगी, शाबाश, जी, सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी। भाई सप्लाई क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी, सीधी बात है, चूँकि आपने जो है वो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन या प्लांट जो है वो बड़ा तेज़ लगा दिया है, तो टेक्नोलॉजी का फ्लो एक ही तरफ रहता है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टैक्सेस और सब्सिडीज़ के ऊपर। देखिए, टैक्स दो तरह से लगता है,
एक टैक्स होता है जैसे ही इनकम मिलती है उसके ऊपर टैक्स कॉस्ट कर लेते हैं, भाई सैलरी मिली, सैलरी में से 10% टैक्स काट लिया, 6% टैक्स काट लिया। लेकिन दूसरा टैक्स वो होता है कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स, है ना जी। तो ये टैक्स पहले जाता है किसके पास, सबसे पहले ये टैक्स जाता है आपके सेलर के पास, उसके बाद मैन्युफैक्चरर, और फिर जाता है गवर्नमेंट के पास। लिहाजा ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। चूँकि आपने चाय की पत्ती खरीदी, उसके ऊपर 40 रुपये टैक्स दिया, वो गया मर्चेंडाइज़र को यानी किराना स्टोर को, उसने ज़ाहिर है कीमत में पे किया हुआ था आगे प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर ने आगे जाके फिर गवर्नमेंट को पे करना। इस तरह इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन मसला ये रहे कि हमेशा याद होना चाहिए, और सब्सिडीज़ भी मैंने डिस्कस की थी, क्योंकि टैक्सेस और सब्सिडी का कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, लास्ट लेक्चर में। क्लियर है वो? जी शाबाश, क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दीजिएगा। टैक्सेस और सब्सिडीज़ का आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये टैक्स बेशक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन टैक्स का जो बर्डन है वो दो बंदे उठाएंगे। टैक्स का बर्डन दो बंदे उठाएंगे, एक प्रोड्यूसर यानी सेलर, और एक जो है वो आपका कंज्यूमर, दोनों पे बर्डन जाएगा। इसी तरह अगर किसी वक्त सब्सिडी दी गई तो सब्सिडी का भी फ़ायदा जो है वो दोनों शेयर करेंगे, एक नहीं करेगा। यानी नुकसान है तो दोनों शेयर करेंगे, फ़ायदा है तो दोनों शेयर करेंगे। तो लिहाजा जब टैक्स लगता है तो टैक्स से प्रॉफिट कम होता है, ज़्यादा होता है? टैक्स लगने से प्रॉफिट क्या होता है शाबाश, रेवेन्यू क्या होता है टैक्स लगने से प्रॉफिट कम होता है? हाँ बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, और अगर सब्सिडी दे दी जाए तो याद कीजिए खाद की बोरी सस्ती की थी, तो साथ खाद की बोरी सस्ती करने से क्या हुआ था, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रॉफिट क्या होगा, सब्सिडी मिलेगी तो प्रॉफिट क्या होगा शाबाश, ज़्यादा हो जाएगा। तो टैक्स लगने से प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि टैक्स लगने से कॉस्ट बढ़ती है, और सब्सिडी मिलने से कॉस्ट कम होती है, मुनाफा ज़्यादा होता है। तो सप्लाई भी क्या होगी, सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब टैक्स सप्लाई को घटाता है और सब्सिडी सप्लाई को बढ़ाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट अक्सर प्रोड्यूसर्स को, काश्तकारों को, एक्सपोर्टर्स को टैक्स सब्सिडी देती है, या सब्सिडी देती है ऑन इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि ये जो है ये इनका मुनाफाजात बढ़े और ये प्रोडक्शन ज़्यादा करें। अच्छा जी, तो ये हो गया बच्चों 5 फैक्टर। छठे फैक्टर पे बात करते हैं, 6 फैक्टर, वेदर कंडीशन। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वेदर पे बेस करते हैं, जैसे वीट है, कॉटन है, शुगर कैन है। तो अगर वेदर कंडीशन आइडियल हो जाए तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और सप्लाई भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वेदर कंडीशन जो है वो आइडियल ना रहे, वेदर कंडीशन वर्स हो जाए, ख़राब हो जाए, तो फिर क्या होगा बच्चों, हार्वेस्टिंग सीजन में बारिशें शुरू हो गई, ठीक है, तो फिर मौसम क्या हो गया, ख़राब हो गया ना। तो मौसम ख़राब हो जाएगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी फिर, जी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर जी। अच्छा, तो अब हम इनको जो है यहाँ तक अगर आपको समझ आई है तो जी लिख के एंटर करें। 6 डिटर्मिनेंट हो गए, 6 से ज़्यादा मौमी तौर पे मांगता नहीं एग्जामिनर, 4 ज़्यादातर मांगता है, लेकिन ज़रूरत पड़ सकती किसी भी डिटर्मिनेंट की, पर्टिकुलरली आगे चल के स्टैटिक डायनेमिक एनालिसिस में। क्लियर जी। जी, तो एसी वाली एग्जांपल नहीं, एसी वाली एग्जांपल बेटे वो हम देते हैं ज़्यादातर
कंज्यूमर साइड, हमने बात करनी प्रोड्यूसर साइड। तो प्रोड्यूसर का जो रॉ मटेरियल है उसके साथ जो मौसम वाबस्ता है, ठीक है, और हमने एग्रीकल्चर की मिसाल देनी है यहाँ पे, ठीक है। एसी की मिसाल फिर कंज्यूमर साइड आ जाएगी ना, कि जी गर्मियाँ आई तो ज़्यादा ख़रीदे, सर्दियाँ आई तो कम ख़रीदे। तो वो ख़रीदे, तो ख़रीदे क्या होता है, ख़रीदने वाला तो कंज्यूमर होता है ना। तो हम बात करें प्रोड्यूसर के, फार्मर है, गंदम उगा रहा है, बारिशें टाइम पे हुई हैं, मौसम अच्छा है तो प्रोडक्शन बढ़ गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं हम सबसे पहले आपके टॉपिक नंबर 7 की तरफ। डिटर्मिनेंट नंबर 7 बड़ा अहम डिटर्मिनेंट है। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड के ऊपर बात करने जा रहे हैं, सप्लायर के एंगल से। एक बात तो हमेशा याद रखनी, अगर कभी भी एग्जामिनर खाली सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री की बात करे, मेंशन ना करे कि वो डिमांड की बात कर रहा है या वो बात कर रहा है सप्लाई की, तो उससे क्या मुराद लेंगे आप। वो ये मेंशन ना करे कि वो सप्लाई की बात कर रहे हैं, डिमांड की, खाली वर्ड यूज़ करे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब भी वो खाली यूज़ करे तो हमने मिसाल लेनी है कि वो बिल्कुल सही, वो डिमांड की बात कर रहा है। जब मेंशन नहीं किया तो डिमांड की बात कर रहा है। चूँकि सप्लाई का कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट बहुत ही कम कोट किया जाता है, रेयर, आमतौर पर कभी एमसीक्यूज में आ जाता है। अच्छा, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी है। एक और फ़र्क याद रखना है कि डिमांड में कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट का मैटर डिफरेंट फर्म के साथ होता है, यानी एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट डिफरेंट फर्म बना रही हैं, एक प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट डिफरेंट फर्म बना रही हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे सप्लाई के एंगल से तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री एक ही फर्म बना रही होगी। वो कैसे, चलिए, तो याद रहेगा, अगर सब्स्टिट्यूट की कॉमन बात की गई है तो डिमांड के हवाले से है, और डिमांड में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री मुख्तलिफ फर्में बनाती हैं, लेकिन सप्लाई में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री सेम फर्म बना रही होती है, एक ही फर्म बना रही होती है। इसको कैसे समझाएंगे, एक मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए पहले मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूट की, पहले मैं बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन। फ़र्ज़ कीजिए कि क्योंकि एक ही फर्म है, तो एक फर्म जो है मेरी फर्म है, फ़र्ज़ कीजिए मैं कार प्रोड्यूसर हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैं कार प्रोड्यूसर हूँ, मैं कार बनाता हूँ, तो कार मेरा रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट कार है, जिसको मैं ज़ेरे बहस लाया हूँ इस वक्त। लेकिन ऑब्वियसली इससे मुतल्लिका एक और प्रोडक्ट भी है, और वो प्रोडक्ट जो है वो जीप है। तो मेरे पास एक प्लांट है, या तो वो कार बना सकता है या वो जीप बना सकता है। मैं कभी जीप की डाइयाँ लगाता हूँ तो जीप बना लेता हूँ, कार की डाइयाँ लगाता हूँ तो कार बना लेता हूँ, ठीक है जी। अब होता ये है कि मेरा जो प्रोडक्ट कार है उसकी प्राइस सेम रहती है, लेकिन प्राइस ऑफ जीप ज़्यादा हो जाती है। अब बताइए मुझे कार बनानी चाहिए कि मुझे जीप बनानी चाहिए, आपका क्या मशवरा है। तो आप कहेंगे जीप बनानी चाहिए। अब मेरे पास प्लांट एक है, या मैं कार बनाऊं या मैं जीप बनाऊं, तो आपने कहा कि आपको जीप बनानी चाहिए, तो मैंने जीप की सप्लाई बढ़ा दी क्योंकि प्राइस उसमें ज़्यादा मिलती है। तो अब कार की सप्लाई क्या होगी मेरी, शाबाश, कार की सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने प्लांट को इंगेज कर दिया है जीप बनाने पे, वो कार के लिए इतना दस्तयाब ही नहीं है, लिहाजा कार की सप्लाई कम हो जाएगी। अब देखिए बात वही आ जाती है कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं हुई, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस ने हमारी सप्लाई को इफ़ेक्ट कर दिया। अब बेशक यहाँ ये ना याद रखिए कि सेम इफ़ेक्ट हुआ या रिवर्स हुआ, ये ज़्यादा डिमांड में ज़रूरत पड़ेगी हमें, सप्लाई का ज़रा कम ही आता है तो हम उस वक्त एरो शैरो लगा लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बरक्स भी एक दफ़ा सोचते हैं, बात और पुख्ता हो जाएगी कि प्राइस ऑफ कार जो है वो सेम है,
प्राइस ऑफ जीप जो है वो कम हो जाती है, प्राइस ऑफ जीप कम हो जाती है। तो जाहिर बात है जब प्राइस ऑफ जीप कम हो जाएगी तो सप्लाई ऑफ जीप भी क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ जीप क्या होगी, शाबाश, वो भी कम हो जाएगी। और जब जीप नहीं बना रहे हो तो फिर क्या बनाओगे, बताओ जी, जब जीप नहीं बना रहे हो तो फिर क्या बताओगे, कार प्लांट को खाली छोड़ दोगे, फिर जाहिर है कार बनाओगे, तो कार की सप्लाई बढ़ जाएगी। इस तरह देखिए कि आपने दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस ने हमारी कार की सप्लाई को इफ़ेक्ट कर दिया, जबकि हमारी अपनी प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम है, हमारी अपनी प्राइस बिल्कुल सेम है, लेकिन दूसरे ने इफ़ेक्ट कर दिया। तो लेकिन मिसाल में क्या था, मिसाल में एक प्रोड्यूसर था, वो कार भी बनाता है जीप भी बनाता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट इस वक्त कार है। तो जब जीप की प्राइस बढ़ी, जैसे आजकल बढ़ी हुई है, तो वो जीपें बना रहा है ज़्यादा, कार कम बना रहा है, लिहाजा कार की सप्लाई कम है, जीप की ज़्यादा है। इसी तरह अगर जीप की प्राइस कम हो गई तो वो जीप प्रोड्यूस नहीं करेगा, जाहिर बात है फिर वो कार प्रोड्यूस करेगा। क्लियर जी? तो ये हो गया बच्चों सब्स्टिट्यूशन वाली बात, सब्स्टिट्यूट की बात। अब बात कर लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री। अब याद रहे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के हवाले से भी हमने सेम फर्म फर्ज करनी है, एक ही फर्म है कॉम्प्लीमेंट्री गुड बनाती है। स्टोरी ये है कि फ़र्ज़ कीजिए एक फर्म है मेरी, मैं स्कूल टाई के ऑर्डर मुझे बहुत मिलते हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि स्कूल टाई मैं डायरेक्टली नहीं बनाता, यानी मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, हालांकि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट है, लेकिन मैं डायरेक्ट ये बनाना नहीं चाहता था। एक्चुअली कहानी ये कि मैं शर्ट भी बनाता हूँ और उसके साथ टाई बनाता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट टाई है, लेकिन मैं शर्ट भी बनाता हूँ टाई भी बनाता हूँ। असल में शर्ट में से जो वेस्ट बचता है कपड़े का, वो मैं टाई में इस्तेमाल करता हूँ। कहानी असल में ये। अब देखिए अगर प्राइस ऑफ शर्ट सेम रहती है, नहीं हमारा प्रोडक्ट तो टाई है तो हम टाई को सेम रखते हैं ना, तो हम ये कहते हैं प्राइस ऑफ टाई सेम रहती है, लेकिन प्राइस ऑफ शर्ट बढ़ जाती है। तो आप शर्ट की सप्लाई बढ़ाएंगे कम करेंगे? जी शाबाश, शर्ट महंगी हुई है, उसकी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो आप शर्ट की सप्लाई ज़्यादा कर देंगे। जब आप शर्ट की सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो वेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ टाई भी क्या हो जाएगी, शाबाश, सप्लाई ऑफ टाई भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। हला तक के जो टाई की प्राइस थी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, लेकिन शर्ट के महंगे होने से शर्ट की सप्लाई बढ़ी, वेस्ट ज़्यादा हुआ तो टाई भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, तो दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस ने हमारी सप्लाई को इफेक्ट कर दिया। इसी तरह प्राइस ऑफ टाई चेंज नहीं हुई, लेकिन शर्ट सस्ती हो गई। अब हमारा बुनियादी तौर पे तो दारोमदार शर्ट के गेम पे है, तो शर्ट की सप्लाई कम कर दी गई। तो जब शर्ट कम हुई, वेस्ट कम हो गया, वेस्ट कम हो गया तो स्कूल टाई भी क्या हो जाएगी, स्कूल टाई की प्रोडक्शन भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह हमारे प्रोडक्ट की प्राइस तो चेंज नहीं हुई, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस कम होके हमारी सप्लाई को कम कर गई। दिस इज द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री सप्लाई में एक ही फर्म बना रही होती है, डिमांड में तो मुख्तलिफ फर्म बना रही होती है, लिहाजा ये एक फ़र्क है दोनों में। आल्दो ऑर्डर का भी फ़र्क है, लेकिन मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस करना नहीं चाहता, मेरा ध्यान ज़्यादा आपको यही कि इसको समझें लेकिन डिमांड पे ज़्यादा फोकस करें। चलें एनीवे, हम एक दफ़ा इसको रिव्यू करते हैं शुरू से। देखिए आज के लेक्चर का आगाज़ किया तो सबसे पहले तो मैंने आपसे ये कहा कि सप्लाई जो होती है दैट्स अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कि एक सेलर बेचनी चाहता है, और स्टॉक का इतना हिस्सा वो बेचना चाहता है डिफरेंट प्राइसेस पर। उसके बाद हमने कहा सप्लाई बढ़ती भी है और कम भी होती है। तो इस हवाले से हमने ये बात की कि बात यह है
कि सप्लाई कम या ज़्यादा होती है, लेकिन इसके पीछे कुछ फैक्टर कार फरमा होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला फैक्टर जो है वो है प्राइम डिटर्मिनेंट, एंड डेट इज़ प्राइस। प्राइस के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो सेलर क्या करता है, स्टॉक में से माल उठाता है और सप्लाई बढ़ा देता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब प्राइस कम होती है, वो माल जो है सप्लाई में से निकालता है, चूँकि उसे मुनाफा कम मिलता है, वो जाके स्टॉक में रख देता है। इस तरह प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होती है। ये हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा अवेलेबल हैं तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। इसी तरह अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी तो मुनाफे ज़्यादा होंगे, सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगी तो मुनाफे कम हो जाएंगे, सप्लाई कम हो जाएगी। इसी तरह अगर टेक्नोलॉजी नित नए काम करती रहेगी, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती रहेगी, तो प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी और सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर टैक्स लगेंगे, प्रॉफिट कम होंगे, सप्लाई कम होगी, सब्सिडीज़ मिलेंगी तो प्रॉफिट, कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और सप्लाई बढ़ जाएगी। और फिर अगर वेदर कंडीशन आइडियल होगी तो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और अगर वेदर वर्स होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। सेवन्थ जो है वो है रिलेटेड गुड्स, जो कि एक तो आपकी सब्स्टिट्यूट है और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री है। सब्स्टिट्यूट के केस में हमने ये फ़र्ज़ किया था कि एक फर्म है कार और जीप बनाती है, लेकिन कार रिप्रेजेंटेटिव फर्म है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक प्लांट है, या तो वो कार बनाएंगे या वो जीप बनाएंगे। जीप की प्राइस बढ़ी, जो कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट नहीं है, कार है और कार की प्राइस सेम है। जीप की प्राइस बढ़ी, उन्होंने जीप ज़्यादा सप्लाई दी तो कार की सप्लाई कम हो गई, और जब जीप की प्राइस कम हुई तो उन्होंने जीप की प्रोडक्शन रोकी, तो ज़ाहिर प्लांट अवेलेबल हो गया और सप्लाई की प्रोडक्शन, कार की प्रोडक्शन बढ़ा दी गई, इसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, हालांकि तक कि उसकी प्राइस सेम है। इसके बाद हमने मिसाल ली जो है वो रिलेटेड गुड्स की के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर मैंने मिसाल दी स्कूल टाई की और शर्ट की। तो मैंने मिसाल ये दी कि टाई की प्राइस वही है, शर्ट महंगी हुई, शर्ट की सप्लाई बढ़ी, वेस्ट बढ़ा तो टाई ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, सप्लाई बढ़ गई। और जब जो है वो प्राइस वही रही टाई की, शर्ट सस्ती हो गई, शर्ट की सप्लाई कम हुई, प्रोडक्शन कम हुई, वेस्ट कम हुआ, तो टाई की सप्लाई भी कम हो गई। इसको जो आपकी आई कैप की बुक है वो ज़रा डिफरेंट अंदाज में पेश करती है। आई कैप की बुक जो है वो आई कैप की बुक जो है वो, मैं बात करता हूँ ज़हीर अभी आपसे। आई कैप की बुक जो है वो ये कहती है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपका रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट जो है वो है शीप मटन, लेकिन शीप मटन बेसिक प्रोडक्ट नहीं है फार्म हाउस का। फार्म हाउस कहता है कि शीप मटन जो है वो उसकी प्राइस सेम है, लेकिन उनका बेसिक प्रोडक्ट जो है, रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट हमारा ये है, लेकिन उनका मेन प्रोडक्ट ये नहीं है। उनका बेसिकली है डेट इज़ शीप वूल। तो वो देखते हैं कि जब शीप वूल की प्राइस बढ़ी है तो वो सप्लाई ऑफ शीप वूल बढ़ाते हैं, और जब वो शीप वूल की सप्लाई बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली शीप ज़्यादा होती हैं, तो इससे सप्लाई ऑफ मटन भी बढ़ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि मटन की प्राइस सेम रहती है फ़र्ज़ कीजिए, लेकिन शीप वूल जो है उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो जब शीप वूल उनका मेन प्रोडक्ट है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट भले मटन ही हो, लेकिन शीप वूल की प्राइस जब कम हुई तो उन्होंने शीप वूल कम प्रोड्यूस किया, और जब वो कम प्रोड्यूस करेंगे सप्लाई ऑफ वूल कम होगी, तो शीप भी कम होंगी, जिससे सप्लाई ऑफ मटन भी, शीप मटन भी कम हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट द एग्जाम्पल गिवन इन द आई कैप बुक। जी बच्चों, समझ आई है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, हमने टाई और शर्ट की मिसाल ली थी, उन्होंने मटन और शीप वूल की मिसाल दी। क्लियर जी? जी, तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम रखते हैं। आगे 5-10 मिनट है मेरे पास, लेकिन चूँकि अब रोज़ा भी है और दूसरी बात ये, अब बोल के थक भी गया हूँ, तो ये 5-10 मिनट अवेल नहीं कर सकूँगा। अच्छा, अब जो है दूसरी बात जो है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसका सवाल पेपर में कैसे आएगा। सवाल यहाँ तो कहेगा लिस्ट द 4 डिटर्मिनेंट, जैसे आपने सप्लाई में, डिमांड में देखा था। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आगे जाके स्टैटिक डायनेमिक एनालिसिस आएगा तो वहाँ पे इसका जिक्र काफ़ी
ज़्यादा आएगा। तो ये ज़्यादा स्पोर्टिव टॉपिक है, ये ज़हन में रखना है आपने, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्टिव टॉपिक भी है और एक आध नंबर लूज़ हो जाता है अगर ये ना आता हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ज़हीर बेटा कह रहा है कि आप जो है वो हमें पीडीएफ में भेजा करें स्लाइड्स। अच्छा, पीडीएफ में जब मैं स्लाइड भेजूंगा तो ये जो मैंने हैंड राइटिंग की है ये मिट जाएगी, यानी आई कैन कन्वर्ट इट इनटू पीडीएफ, जिसमें मसला ही कोई नहीं है। लेकिन जब मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा तो ये सारे जो रिटन है, हैंड रिटन मेरा पेन जो है ये मिट जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर सकूंगा। तो मैं आपको इसी फॉर्म में भेजूंगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट का स्टार्ट होंगे, टेस्ट इस वीक लाजमी स्टार्ट हो जाएंगे। और पहले टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी बताता चलूँ, वो होगा आपका डिमांड का सारा कॉन्सेप्ट, जिसमें डिटर्मिनेंट है, लॉ ऑफ डिमांड है, एवरीथिंग का उसके अंदर शामिल होगा। 2 टेस्ट होंगे इंशाल्लाह इस वीक, एक डिमांड पे होगा और एक सप्लाई पे होगा। तो पहला जो है वो होपफुली कल रख लेते हैं, ट्यूसडे कल। तो पहला टेस्ट कल रख लेते हैं ऑन डिमांड के कॉन्सेप्ट पे, ठीक हो गया बच्चों। तो अच्छा, यहाँ तक आज का लेक्चर जो है इसको आप जो है वो रैंक कर दीजिए योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम 1 to 100%। तो देखते हैं क्या कहते हैं आप। जी बच्चों, तो मोस्टली बच्चे इसको 100% पे रैंक कर रहे हैं। ज़हीर हैं, जवेरिया हैं, ज़हीर अब्बास हैं, नजमुल ज़मान है, ठीक है जी। टेस्ट टाइमिंग बेटे कल मैं ग्रुप में बताऊंगा, ठीक है जी। मोहम्मद अम्मार हैं, मोहम्मद शारिक हैं, तो माशाल्लाह किसी ने भी 100 से कम रैंक नहीं किया। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग का और आपके अच्छे फीडबैक का भी और आपके